ये बुक उम्मीद के बारे में है और इस बारे में कि कैसे हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। बजाय इसके हमें चीजों को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी वो हैं। आपको ये बुक तब पढ़ने की जरूरत है अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे आप आज की दुनिया में अपनी प्रेजेंस को बेहतर बना सकते हैं। जिस वक्त में लोग सोच रहे हैं कि क्या उम्मीद की जाए और किस तरह वो अपने दुख को कम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना ही एक बेहतर लाइफ जीने का एक तरीका है। प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगाने के लिए, ना कि उन्हें अवॉइड करने के लिए, मेंशन हमें हमारे इमोशंस को हैंडल करने का एक सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं और हमें ऐसी स्टूपिड चीजों को करने से बचने के लिए जो हमारे आसपास की दुनिया को खत्म कर सकती है। वाई इज एवरीथिंग फक्ड? बड़े यूनिवर्स की तुलना में हमारे एक्शंस और हमारा भौतिक अस्तित्व इनसिग्निफिकेंट है। हमारा ब्रेन भी होप पैदा करके इनसिग्निफिकेंस पर रिएक्ट करता है, जो कि हमारे माइंड का प्राइमरी गोल है। होप ही वो अकेली चीज है जिसके लिए हम में से हर कोई इच्छा से मरता है। होप को हम खुद से भी बड़ा मानते हैं। बिना इसके हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, सब कुछ बर्बाद होने के बिलीव का मतलब है कि कोई उम्मीद नहीं बची है। जब आप मानते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो आप कुछ भी करने का मोटिवेशन भी खो देते हैं। होप, हम सभी कुछ चीजों की उम्मीद करते हैं। कुछ उम्मीद करते हैं सक्सेस की, कुछ उम्मीद करते हैं सेकंड चांस की, कुछ उम्मीद करते हैं कि उनकी टेबल पर खाना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम सभी एक बेहतर लाइफ की उम्मीद करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उम्मीद का एक मजबूत भाव बिल्ड कर पाएं, हमें एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत है। इस बुक वीडियो एवरीथिंग इज फक्ड में हम आप सभी को होप की सभी चीजों की तरफ ले जाएंगे। कहाँ से ये आती है, कैसे हम इसे बना सकते हैं, कैसे इसे हम खोते हैं, और ये भी कि हमें सबसे पहले होप की जरूरत ही क्यों होती है। और दोस्तों, आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। लोग निराशा का अनुभव क्यों करने लगते हैं? अक्सर नाउम्मीदी आती है ऐसा महसूस करने से कि हम अपनी लाइफ के और अल्टीमेटली हमारे खुद के नसीब के कंट्रोल में नहीं है। इस स्टेट में लोग खुद को दुनिया में एक विक्टिम की तरह महसूस करते हैं। तो आपको होप के लिए किस चीज की जरूरत है? विश्वास की। बिना विश्वास के कोई होप नहीं है। होप आपकी मानसिकता के लिए आधार है। आपको कुछ कारण की वजह से इसकी जरूरत है। कुछ ऐसा होना जिसकी तरफ आप देख सके, ये मानने के लिए कि आप कुछ बड़ा अचीव करने के लिए अपनी किस्मत के कंट्रोल में हैं। एक कम्युनिटी ढूंढने के लिए जो इसे आपके साथ अचीव कर सके। द अनकंफर्टेबल ट्रुथ, हम हमारी इमेजिन की हुई इंपॉर्टेंस को यूनिवर्स पर प्रोजेक्ट करके देखते हैं, लेकिन असल मायनों में ये सिर्फ हमारे मटेरियल इनसिग्निफिकेंस को अनकंफर्टेबल ट्रुथ से बचने का रास्ता होता है। ये वही है जो हमें उम्मीद देता है कोई मायना रखना जरूरी है, क्योंकि बिना किसी मायने के जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब भी हम मुसीबत का सामना करते हैं, हमारा ब्रेन ऐसे होप नैरेटिव्स बनाता है जो हमें एक पर्पस का भाव देते हैं। ये उन कारण में से एक है कि क्यों लोग धर्म की तरफ झुकते हैं। धर्म इस परमानेंट स्टेट को मानता है और इसके सामने विश्वास की डिमांड करता है। हम दुनिया के इतिहास में सबसे सुरक्षित और समृद्ध लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार होपलेस हो रहे हैं। जैसे चीजें बेहतर होती हैं, हमारी निराशा बढ़ती जाती है। जितने धनी और सुरक्षित आप होते हैं, उतने ज्यादा चांसेस आपके सुसाइड करने के होते हैं। होप को बनाने और मेंटेन रखने के लिए हमें कंट्रोल के भाव की जरूरत होती है। सेल्फ कंट्रोल एक भ्रम है। द क्लासिक अजम्पशन, हमारा रैशनल माइंड हमारे इमोशंस पर हावी होना चाहिए। क्लासिक अजम्पशन पैशन और इमोशन को एक कमी की तरह देखता है। ह्यूमन साइकी में ऐसा एरर जिसे ओवरकम किया जाना चाहिए। हम लोगों को क्लासिक अजम्पशन के ऊपर जज करते हैं, जैसे ओबीज और मोटे लोगों पर उनके ज्यादा खाने की इच्छाओं पर कम कंट्रोल रखने के आरोप लगते हैं। क्लासिक अजम्पशन हमें इस मानने की तरफ ले जाता है कि हमें खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर हम बदल ना सके तो ये एक आंतरिक कमजोरी का सबक होगी। ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन के पास तर्क करने की शक्ति होती है, जबकि फीलिंग ब्रेन इमोशंस एक्सप्रेस करता है। ब्रेन के इन दोनों हिस्सों को एक साथ काम करने की जरूरत होती है और कोई भी दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपने इमोशंस दबाते हैं तो आपको एक होप की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक बार जब आप अपने इमोशंस रिजेक्ट कर देते हैं तो आप इंपॉर्टेंट फैसले नहीं ले पाते। ये आपको जीवन के प्रति उदासीन बना देगा। और इसी दौरान अगर आप अपने थिंकिंग ब्रेन को डिनाई करते हैं तो आप स्वार्थी हो जाएंगे। आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, नो मैटर आपके पास क्या है। सेल्फ कंट्रोल की हर प्रॉब्लम कोई इन्फॉर्मेशन या डिसिप्लिन या रीजन की प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि इमोशंस की प्रॉब्लम होती है। सेल्फ कंट्रोल एक इमोशनल प्रॉब्लम है। कम हासिल कर पाना एक इमोशनल प्रॉब्लम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ इमोशंस, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें हमारे चीजों के होने पर
तुरंत होने वाले रिएक्शन को समझाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंह पर पंच खाना। जैसे ही हमें लगती है, हमारा रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। ये उस पर्सन को वापस मारने का हो सकता है, पुलिस को कॉल करने का हो सकता है, या वर्बली अगले पर्सन का विरोध करना हो सकता है। बावजूद हमारे रिस्पॉन्स के मेंशन लिखते हैं, इन मोमेंट्स में हम एक नेगेटिव इमोशंस का रश महसूस करते हैं। यहीं पर हम में से ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम गलत जजमेंट बनाते हैं और आवेग में आकर एक्ट करते हैं। फायदा हालांकि तब होता है जब हम हमारे रिस्पॉन्सेस पर रिफ्लेक्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। कहाँ कमी रह गई, इसे मानकर ही हम ग्रो करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ इमोशन हमारी चीजों पर रिस्पॉन्ड करने पर कम फोकस करता है, लेकिन किस तरह ये चीजें हमारे सेल्फ वर्थ के भाव को प्रभावित करती हैं उस पर ज्यादा फोकस करता है। जैसे लाइफ आगे बढ़ती है और हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अनुभव करते हैं, हम खुद के बारे में हमारे साथ जो हुआ उसके आधार पर जजमेंट बनाने लगते हैं। जब हम नीचे गिरे होते हैं, लाइफ हमें निचोड़ देती है और हमें लात मार देती है। कुछ समय बाद हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हम ये डिजर्व करते हैं। बिल्कुल इसका उल्टा भी इसी तरह काम करता है। मान लो हमको लगातार तारीफ मिल रही है, चाहे हम इसे डिजर्व ना करते हों। हमारी सेल्फ वर्थ आसमान पर पहुंच जाती है और हम एक बदला हुआ सेल्फ वर्थ का भाव रखने लग जाते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ इमोशन जो हम खुद को बताते हैं उसकी इंपॉर्टेंस पर रोशनी डालता है। तीसरा और आखिरी लॉ शायद तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंशन लिखते हैं, वैल्यूज सिर्फ फीलिंग्स का कलेक्शन नहीं होती, वो कहानियां भी होती हैं। और एक बार जब हम ये अपने माइंड में कहानियां बना लेते हैं, हम उन्हें अपनी पूरी ताकत से जकड़े रहते हैं। वो हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन इस तरह की सोच की एक डाउनसाइड भी है। जब हम ऐसी कहानी अडॉप्ट कर लेते हैं, हम उन पर इमोशनली रिएक्ट करते हैं जैसे वो हमेशा के लिए हमारे भीतर ही है। अगर हमारी कहानी को किसी के द्वारा चैलेंज किया जाता है तो हम डिफेंसिव और इमोशनली रिएक्टिव हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, हमेशा चीजें वैसी नहीं होती। हमारा बचपन, हमारे अनुभव, जो भी हमने देखे हैं उनकी वजह से हमारे खुद के बारे में हमारे ये जजमेंट और कहानियां बनी हैं। तीसरा नियम एक सिंपल रिमाइंडर है कि वैल्यूज और कहानियां इंपॉर्टेंट हैं। हमें कुछ टाइम ये समझने में बिताना चाहिए कि वो कहानियां हमें बनाएं, ना कि हमें तोड़ दें। वो हमें होप और मीनिंग देनी चाहिए, ना कि चिंता और शून्य का भाव देनी चाहिए। होप इज फक्ट। फ्रेडरिच के अकॉर्डिंग दो तरह की मोरालिटीज होती हैं, स्लेव और मास्टर। जहां मास्टर मोरालिटी स्ट्रेंथ और डोमिनेंस को मानती है, स्लेव मोरालिटी सेक्रीफाइस और सबमिशन को मानती है। जहां मास्टर मोरालिटी वर्गीकरण की अनिवार्यता को मानती है, स्लेव मोरालिटी समानता की अनिवार्यता में विश्वास करती है। जहां मास्टर मोरालिटी आमतौर पर दक्षिणपंथी पॉलिटिकल द्वारा दर्शाई जाती है, स्लेव मोरालिटी आमतौर पर वामपंथी पॉलिटिकल बिलीफ में दिखती है। फ्रेडरिच मानते हैं कि स्लेव और मास्टर मोरालिटीज में दुनिया के इतिहास में सभी पॉलिटिकल बुराइयों की जड़ रही है। जैसे धर्म बढ़ता है, वो इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स बना लेते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं जो इनके रिचुअल्स और वैल्यूज का विरोध करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही है जो उम्मीद बनाए रखता है। होप का सोर्स जो हमारे जीवन को मीनिंग देता है, वही हमें डिवीजन और नफरत भी देता है। जो उम्मीद हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा आनंद लाती है, यही वो होप है जो हमारी लाइफ में सबसे बड़े खतरे भी लाती है। उम्मीद जो लोगों को सबसे करीब लाती है, अक्सर वो उम्मीद होती है जो उन्हें अलग भी कर देती है। उम्मीद इसलिए डिस्ट्रक्टिव होती है। हमें उम्मीद करना छोड़ना और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यही इस कभी ना खत्म होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के चक्र को खत्म करने का एक लौता तरीका है। एवरीथिंग इज फक्ट। इमोशनली हेल्दी बनने के लिए हमारे ब्रेन के लगातार बार्गेन को बंद करना होगा, जो हमेशा एक लेन देन वाले रिलेशन में प्लेजर ढूंढता है। यही मैच्योर बनने का सीक्रेट है। जहां लोग लाइफ को बार्गेन और रूल्स के जरिए दिशा देते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड में दूर तक ले भी जाते हैं, लेकिन वो इमोशनल वर्ल्ड में अकेले ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यूज ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो गुमराह करने पर आधारित होते हैं। एक मैच्योर इंसान जानता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल सही और अच्छा है, चाहे आपको तुरंत इसके नतीजे ना भी मिलते हों। जैसे कि ईमानदार होना एक सही चीज है, हालांकि ईमानदार होना हमेशा आपकी मदद नहीं करता। दुनिया के सभी बड़े धर्म अपने फॉलोअर्स को कभी ना बदल सकने वाले प्रिंसिपल्स की तरफ खींचते हैं, लेकिन धर्म आखिर में करप्ट हो जाते हैं और ह्यूमन इंस्टीट्यूशन बनकर रह जाते हैं। वो निराशा को खत्म करने और नए गुण बनाने के गोल को पूरा नहीं कर पाते। दुनिया को बेहतर बनाने का एक ही तरीका है, खुद को इम्प्रूव करके। पेन इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ये साबित करने से पहले कि स्पेस और टाइम सब जगह कांस्टेंट नहीं होते, साइंटिस्ट कम्युनिटी मानती थी कि वो कभी चेंज नहीं होते। वो उस टाइम के साइंटिस्ट के अनुसार ऐसी मैट्रिक्स थी जिसके द्वारा सभी चीजें मेजर की जाती थी। लेकिन आइंस्टाइन और उनके जीनियस माइंड ने ये सबूत दिया
कि ये साइंटिफिक बिलीफ गलत था। मेंशन आइंस्टाइन की इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी को यूज करते हुए इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि हम यूनिवर्स के बारे में जो मानते हैं वो गलत भी हो सकता है। जैसे कि खुशी सभी जगह कांस्टेंट मानी जाती है, कि खुशी की एक ऑब्जेक्टिव स्टेट है जिसे कोई भी अचीव कर सकता है। हालांकि जो एक इंसान के लिए खुशी है वो किसी के लिए बकवास या इररिलेवेंट हो सकता है। इसकी वजह से मेंशन बोलते हैं कि खुशी का पीछा करना व्यर्थ है। बजाय खुशी का पीछा करने के हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि एक चीज जो तय है वो है पेन। पेन हर जगह है, हमारे रिश्तों में, हमारी गलतियों में, हमारी कमियों में। लेकिन पेन के साथ ग्रोथ भी आती है। और सिर्फ एक चीज जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए वो ये है कि हम मेक श्योर करें कि पेन के वैल्यू और मीनिंग ढूंढने के अवसर के तौर पर स्वागत किया जाए। मेंशन इसे परफेक्टली एक सलाह के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। जब हम एक पर्पस के लिए दर्द को सहन करना नकार देते हैं तो हम किसी भी पर्पस को महसूस करने की क्षमता को भी नकार देते हैं। इंसान अपने नजरिए को अपनी उम्मीदों में फिट करने के लिए मोड़ देते हैं। हम बुरी चीजों की उम्मीद करते हैं जहां कुछ भी नहीं होता। इंसान मानते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस में सब जगह कांस्टेंट है, लेकिन ये सच नहीं है। दर्द एक सब जगह मिलने वाला एक्सपीरियंस है। पेन लाइफ का एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इंसान का नजरिया और एक्सपेक्टेशंस एक पहले से तय दर्द में फिट होने के लिए मुड़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा आसमान कितना सुहाना है, हमारा माइंड डिसअपॉइंट होने का कोई बहाना हमेशा खोज ही लेगा। हम खुद को दर्द से छुटकारा नहीं दिला सकते और ऐसी कोई भी कोशिश उल्टा असर करेगी। पेन खुद लाइफ का एक एक्सपीरियंस है और पॉजिटिव इमोशंस इस दर्द से छुटकारा पाने का टेम्परेरी तरीका है। होप खुद को हराने वाली चीज है, क्योंकि नो मैटर हम लाइफ में कितना अचीव कर लें, हम हमेशा एक लगातार मुश्किलों में घिरे रहने के भाव को मेंटेन रखने के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट कर ही लेंगे। पेन सभी तरह की वैल्यूज का सोर्स है, यही लाइफ को मीनिंग देता है। द फीलिंग्स इकोनॉमी मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स कस्टमर के मोरल गैप्स का फायदा उठाती हैं और फिर उन्हें भरने का ऑफर देती हैं। फीलिंग्स इकोनॉमी में वैल्यू क्रिएट करने के दो तरीके हैं। इनोवेशन, अपग्रेड पेन। इनोवेशन दर्द को एक सहन करने लायक पेन से रिप्लेस कर देता है। डाइवर्जन, अवॉइड पेन। डाइवर्जन लोगों को उनके दर्द को नम करने में मदद करता है। डाइवर्जन के एग्जाम्पल में शामिल है दूसरों के साथ बिताया वीकेंड और ड्रग यूसेज। फ्रीडम की एक ही एथिकल फॉर्म है और वो है खुद पर लिमिटेशंस लगाना। ये इस बारे में नहीं है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं, बल्कि ये चूज करना कि आप क्या गिव अप करना चाहते हैं। फ्रीडम खुद डिस्कम्फर्ट की मांग करती है, ये डिससेटिस्फैक्शन की मांग करती है, क्योंकि जितनी फ्री सोसाइटी होती है उतना ज्यादा एक इंसान को अपने व्यूज, लाइफस्टाइल और आइडियाज पर समझौता करने के लिए फोर्स किया जाता है। द फाइनल रिलीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरी धर्म है। ये वो धर्म है जो अच्छे और बुरे से आगे है और जो हम सबको यूनाइट करेगा और बांध कर रखेगा। हमें लंबे समय के लिए सिर्फ इसके साथ बने रहने की जरूरत है जब तक टेक्नोलॉजी अपना होल्ड ना ले ले। और ऐसा करने का तरीका ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी का शोषण करने के बजाय इसे हमारे दोषपूर्ण साइकोलॉजी के लिए अनुकूल किया जाए। हमें लोगों का शोषण भी रोकने की जरूरत है। सेम टाइम पर हमें ऐसे टूल क्रिएट करने की जरूरत है जो हमारे थिंकिंग ब्रेन को हमारे फीलिंग ब्रेन के साथ बेहतर कम्युनिकेट करने में मदद करें। तो हमें क्या एक्शन लेने चाहिए? हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों का लेन देन नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, आप उन चीजों को पैसों से नहीं खरीद सकते। आप खुशी नहीं खरीद सकते, चाहे आप एक बहुत बड़ा घर या एक नई कार खरीद लें। आपको जिस पर फोकस करना है वो है इमोशनल हैप्पीनेस, अच्छी रिलेशनशिप, मीनिंगफुल काम और हेल्दी हैबिट्स। आप किस तरफ एवॉल्व कर रहे हैं? इंसान एक ट्रांजिशन है। अपने बीते अनुभव और एक्शंस को छोड़ दें तो लाइफ में आपका लक्ष्य होना चाहिए बेहतर बनने की तरफ। लाइफ के किन एरियाज में आपको इम्प्रूव करना चाहिए? एम्ब्रेस पेन। लोग अक्सर कहते हैं कि बदलाव एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, लेकिन दुख भी इसी कैटेगरी में आता है। दुख को नजरअंदाज करना आपको ग्रो नहीं होने देगा, इसके अलावा ये आपको डेलिकेट बनाएगा और लाइफ जो भी आपके ऊपर थ्रो करती है उसे निपटाने में इनकैपेबल बनाएगा। इसलिए खुद से ये कहना कि सब कुछ ठीक है, ये आपका कोई भला नहीं करने वाला। दर्द को प्यार करना सीखे, क्योंकि सिर्फ दुख ही आपको आगे बढ़ने और मजबूत करने में मदद करता है। अंडरस्टैंड व्हाट रियल फ्रीडम इज। प्लेजर हमेशा नहीं रहता। अगर हमारे आसपास खिलौने या गैजेट्स पड़े रहें तो भी हम जल्दी से बोर हो जाते हैं। सच्ची आज़ादी खुद पर लिमिटेशन लगाने से आती है। ये सब कुछ पा लेने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि लाइफ में वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप गिव अप करने को तैयार हैं। ये आपको समझ से उल्टी लग सकती हैं, लेकिन यही वो है जिससे आपको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, अपने ज्यादातर सामान से छुटकारा पा लेना आपको लाइटली ट्रैवल करने की आजादी देता है। ज्यादातर ऑनलाइन टूल्स को छोड़ने की इच्छा आपको फोकस करने और ज्यादा डीप वर्क करने में मदद करेगी। इम्प्रूव योर सेल्फ टू इम्प्रूव द वर्ल्ड। अकेला लॉजिकल तरीका दुनिया को सुधारने का ये है कि खुद को सुधारो। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, बहुत सारा पैसा और बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जो लैब में काम करते हैं उनकी जरूरत होगी, जबकि रियलिटी में दुनिया को सुधारना थोड़ा आसान है। ट्रिक ये है, हम सभी को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें डेली कुछ अच्छे लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हैं जिनका दूसरे लोगों की जिंदगी पर एक हेल्दी इम्पैक्ट पड़े। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे।